हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड बॉन्ड को डिस्कस किया था। जब हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की बात कर रहे थे, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1,3-ब्यूटाडाइन, तो हम उसके बार बार स्ट्रक्चर्स लिखकर देख रहे थे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोल रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आज उन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस को ही हम बोलते हैं मेसोमेरिज्म। कई बार होता है कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम उन्हें एक से ज़्यादा जो होते हैं स्ट्रक्चर्स असाइन कर देते हैं, मतलब उनके हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या करते हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मीन्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कुछ मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। सिमिलरली जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, एक्सप्लेन कर देगा। तो उनके बीच में लाई करता है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और इसी का दूसरा नाम है कैनोनिकल, या फिर आप कह सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर आ गए एक ही मॉलिक्यूल के, और उनमें से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ने सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया, तो हमें वहाँ से बनाना पड़ा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेंजीन का एग्जांपल। हमारे पास ये बेंजीन है और इसे हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, यही डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ पर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये भी है, और हम इसे इस एरो से शो करते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमेशा हम डबल हेडेड एरो का यूज़ करेंगे। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जब भी हमें कहीं बेंजीन लिखनी होती है तो हम उसे इस तरह से लिखते हैं। ये है इसका रेजोनेंट हाइब्रिड। यहाँ से क्या क्लियर हुआ, अगर मैं इसे नंबरिंग दे दूँ 1 2 3 4 5 6 और सिमिलर इधर, तो आप देखेंगे सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर 1 में 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, मतलब इनमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल एंड सिंगल। और यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हो गया। जहाँ पहले डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, जहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर था वहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। तो एक्चुअल में ना तो इसमें प्रॉपर डबल बॉन्ड थे, ना ही इनके अंदर सिंगल बॉन्ड थे। तो जो बेंजीन था, इसकी जो बॉन्ड लेंथ थी, कार्बन कार्बन की जो लेंथ आ रही थी, वो हमारी आ रही थी, इस केस में बेंजीन के केस में ये थी 1.37 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम। जबकि एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो डबल बॉन्ड होता है वो होता है 1.54 एंड 1.34 एंगस्ट्रॉम। सिंगल बॉन्ड की 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड की 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ना तो वो प्रॉपर डबल बॉन्ड करेक्टर था, ना ही वो प्रॉपर सिंगल बॉन्ड करेक्टर था, यानी उन दोनों के बीच में लाई कर है। यानी ये हमारा क्या है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये हमारा आ जाएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर हो गई। क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, उसके नंबर ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए हमें उसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना पड़ता है। और इसी रेजोनेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक तरह का क्या है, ये कॉन्सेप्ट है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का, जिसमें 2 और मोर वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स अराइव टू एंटायरली अ न्यू इंडिविजुअल स्ट्रक्चर। हमने क्या किया, नया एक स्ट्रक्चर बनाया। वो स्ट्रक्चर कैसे आया, हमारे पुराने जो स्ट्रक्चर्स थे, जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स थे, उनसे हमने क्या किया, एक नए स्ट्रक्चर को जनरेट किया। इसे हम बोलेंगे रेजोनेंस, और ये हमारे क्या आ जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और जब भी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने होंगे हम हमेशा डबल हेडेड एरो का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आता है, अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, यानी कि ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर आएगा। मोस्ट स्टेबल होगा हमारा, मोस्ट स्टेबल होगा तो उसकी एनर्जी भी क्या आएगी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसे हम बोलते हैं उसकी रेजोनेंस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के केस में ये एनर्जी है 151 किलो जाउल पर मोल
लेस है जो इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस आई है उसकी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ये इसका क्या है, मोर स्टेबल। जिसकी एनर्जी कम होगी वो क्या हो जाएगा, हमारा मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का। जो सबसे कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं बेंजीन का, जिसमें रेजोनेंस होता है। इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में भी देखा था 1,3-ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल। ये वो एग्जाम्पल है जो हमने पीछे किया था जब हमने डीलोकेलाइज बॉन्ड को स्टडी किया था। ये आ गया मेरे पास 1,3-ब्यूटाडाइन। हमने वहां इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे थे। अब डबल बॉन्ड को मान लो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखने के लिए या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने क्या करना है, अपने बेस को हमेशा सेम लिखना है। हम अभी इसकी कंडीशंस भी स्टडी करेंगे, उसमें भी हम देखेंगे जो बेसिक बेस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमने उनके अरेंजमेंट्स यानी एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज नहीं करना, वो सेम रहेगा। जस्ट हमने बॉन्ड को माइग्रेट करना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट करना है। ये आ गया। आप इस तरह से इसे दूसरी भी लिख सकते थे, ये इधर चला जाता, ये इधर चला जाता, तो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसका ये भी हो सकता था। तो ये आगे इसके नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मैंने डबल हेडेड एरो से दोनों को शो किया, ठीक है। तो ये आगे किसके 1,3-ब्यूटाडाइन के कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे पास पता है कि एक लीनियर मॉलिक्यूल होता है इस फॉर्म में। आप इसे भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आगे इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास कंपाउंड जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, विनाइल्स हो सकते हैं, विनाइल क्लोराइड्स हो सकते हैं, ठीक है। आप उनके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख सकते हो। तो आपने हमेशा क्या करना है, इसे डबल हेडेड एरो से शो करना है, और जो भी स्ट्रक्चर आएंगे उन्हें आपने नंबर दे देना है 1, 2, 3, जितने भी स्ट्रक्चर्स आएंगे। स्ट्रक्चर निकालने के बाद हम देखेंगे कि उनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर उनका कौन सा आएगा, वो हमारा मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन तीनों के केस में बात की जाए तो ये इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू दीज टू। इसके भी अभी हम आगे कंडीशंस पढ़ेंगे क्यों हमने इन्हें कहा कि ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है और ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी कंडीशंस में। तो अब बात करते हैं कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपने इनकी जो अरेंजमेंट है उसे चेंज नहीं करना है। जो रिलेटिव अरेंजमेंट है एटम की वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और दूसरी चीज है हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या रखनी है, सेम रहनी है, मस्ट बी सेम। जस्ट आपने क्या करना है, उनके इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज करना है और किसी चीज को चेंज नहीं करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं तो चेंज करें। डबल बॉन्ड, हमारा बॉन्ड किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। एक बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जस्ट हमने इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज किया और किसी चीज को आपने चेंज नहीं करना है। चेंज क्या करना है, ओनली पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो भी कौन से हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है। जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन ही चेंज आ रहे हैं मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। कुछ में लोन पेयर भी यूज होगा, वो अलग केस है, बट मैक्सिमम में आप पाई इलेक्ट्रॉन ही देखोगे। सेकंड, जब भी हम बात करेंगे रेजोनेंस की तो जो एटम्स होने चाहिए वो सारे के सारे सेम प्लेन में होने चाहिए। एटम्स मस्ट लाई इन सेम प्लेन। आपने प्लेन नहीं चेंज करना, आउट ऑफ प्लेन नहीं जाना चाहिए, वो सेम प्लेन में होने चाहिए। एग्जाम्पल बेंजीन है, बेंजीन के सारे 6 कार्बन सेम प्लेन में ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जितने भी आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ पेयर्ड एंड
unpaired electron must be same in each structure. आपने वो चेंज नहीं करना है, उसमें नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इसकी थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट, अब फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। जब हम उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखेंगे तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो हमेशा करेक्ट नंबर में होने चाहिए। तो करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं कि आप 8 से ज़्यादा उसमें 9-10 इलेक्ट्रॉन भरने लग जाओ, नहीं, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, जितने वो ले सकते हैं मैक्सिमम उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। अब जितने भी हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे दे शुड हैव सेम, या तो उनकी सेम होनी चाहिए एनर्जी और नियरली सेम। उनका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। अब नियरली सेम बोला यानी कि थोड़ा बहुत फर्क होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, माइनर सा फर्क आएगा। उसी माइनर से फर्क के बेस पर हम बताएंगे उसका जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होगा यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल। और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा, यानी कि मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जहाँ पर हम एनर्जी की बात करते हैं, जिसकी एनर्जी क्या होगी, लेस, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, मोर। और जो मोर स्टेबल होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। ग्रेट लिख लो या मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। तो वो उसकी तरफ क्या करेगा, मोर, सबसे ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूट वही स्ट्रक्चर करेगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा किसकी एनर्जी कम है और कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो अब बात करते हैं इन्हीं की स्टेबिलिटी की। तो हम बात करते हैं अब इन्हीं की रिलेटिव स्टेबिलिटी की। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने कौन कौन सी कंडीशन देखी। सबसे पहली जो हमारी कंडीशन थी कि हमने रिलेटिव जो अरेंजमेंट है उसे चेंज नहीं करना, एटम्स की अरेंजमेंट क्या रहेगी, सेम रहेगी, जस्ट हमें इलेक्ट्रॉन्स को माइग्रेट करना है। मेनली वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ केसेस में लोन पेयर भी होंगे। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को ही माइग्रेट करना है, एटम्स की पोजीशन को चेंज नहीं करना है। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ी कि जितने भी एटम होने चाहिए वो सारे के सारे सेम प्लेन में ही लाई करने चाहिए। थर्ड आता है हमारे पास नंबर ऑफ अनपेड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में सेम होने चाहिए, वो आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फोर्थ, जो करेक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऐसा नहीं किसी में आप उससे ज़्यादा भर दो, मीन्स अगर वो 2 बॉन्ड बना सकता है और आप उसके वहाँ पर 4 बॉन्ड बना दो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, मीन्स उसके वैलेंस नंबर को, इलेक्ट्रॉन्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जितने भी स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे इनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए, और जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का उसी के बेस पर हम निकालेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, और वही कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब स्टेबल की बात कर दी, अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अब कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैंने पीछे एक ब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर बनाए, मैंने कहा कि ये ज़्यादा स्टेबल है, जो पहला स्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। मैंने कहा था नहीं ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस, यानी ये मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो अब हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है स्टेबिलिटी के लिए आपने उस स्ट्रक्चर को मोर स्टेबल मानना है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉवलेंट बॉन्ड होंगे। जिस स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा, आपने उसी को मानना है कि वो वाला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। जैसे मैंने ब्यूटाडाइन का एग्जांपल लिया, ये वही एग्जांपल है जो मैंने पीछे लिया। मैं इसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। इस बॉन्ड को मैंने माइग्रेट कर दिया यहाँ पर, और ये बॉन्ड माइग्रेट हो गया इस पर। ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, ठीक है।
अब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करते हैं। इसके अंदर 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं, चाहे सिंगल है चाहे डबल है। 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड्स हैं। सिर्फ कार्बन कार्बन की बात करी, बाकियों के मैंने काउंट नहीं किए बिकॉज बाकी जो बेस लेंथ थी वो सब कुछ सेम था, उसमें चेंज नहीं था। तो हमने जस्ट यहाँ पर जो चेंज कर रहे हैं हमने उसे काउंट कर लिया। तो यानी कि ये हमारा क्या है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यानी ये हमारा क्या होगा, मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा टुवर्ड्स द रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू दिस। आप चेक कर सकते हैं इसके कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है इसकी कंपैरिजन में, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एक तो हो गया कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड चेक करोगे, सेकंड आप चेक करोगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को। अगर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन आ रहा है जैसे इस केस में, तो वहां पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन, लेस स्टेबल। जैसे ऊपर का केस है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप एग्जांपल एसिड्स का भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये एसिड्स है हमारे पास, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, वो अपने लोन पेयर को यूज करेंगे।
table is तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।